गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने लिथियम का जो बैंड थ्योरी है वो डिस्कस कर लिया था। आज हम बेरिलियम की बैंड थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि जो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज 1s2 2s1। तो जहाँ पे 2s हाफ फिल्ड होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वहाँ पे जो उसका बैंड है वो भी क्या होगा, हाफ फिल्ड होगा। ठीक है। अब बेरिलियम एटम होता है, जो बेरिलियम, ये बेरिलियम का बैंड मॉडल है। बेरिलियम के केस में जो बेरिलियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2। तो जब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और इसके n नंबर ऑफ एटम्स ओवरलैप करेंगे तो इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा n नंबर ऑफ लेवल्स बनेंगे जिसमें, तो वो फिल्ड होगा विद द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो जो 2s होगा वो फिल्ड होगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ, लेकिन टेम्परेचर राइज करने पे जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2s बैंड से 2p में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से कंडक्शन शो होगा। तो जो हायर एनर्जी फील्ड बैंड होता है, सॉरी लोअर एनर्जी फील्ड बैंड होता है उसको वैलेंस बैंड बोलते हैं, और जो हायर एनर्जी एम्प्टी बैंड होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है। तो इस वजह ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव, ये बैंड मॉडल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी एक्सप्लेन कर पा रहा है इन केस ऑफ बेरिलियम मेटल्स। अब जो सोडियम का केस है वो लिथियम के जैसा ही है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है। तो जो जैसे लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s2 2s1। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1 है और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो 2s1 है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा जो बैंड मॉडल है वो जो सोडियम का होगा वो लिथियम जैसा ही आएगा। जैसे लिथियम के बैंड मॉडल में जो 2s था वो हाफ फिल्ड था, वैसे ही सोडियम के बैंड मॉडल में जो 3s होगा वो हाफ फिल्ड होगा। ठीक है, विद 3p empty एज कंडक्शन बैंड। और जो लिथियम में कंडक्शन बैंड था वो क्या था, 2p था। अब जैसे हमने बेरिलियम का केस पढ़ा है, तो जैसे बेरिलियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2, लेकिन जो मैग्नीशियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 और बेरिलियम की होती है 2s2। तो जो मैग्नीशियम का बैंड मॉडल होगा वो बेरिलियम के बैंड मॉडल जैसा ही होगा, बेरिलियम 2s2 मैग्नीशियम 3s2। तो जैसे हमने अभी बेरिलियम का डिस्कस किया कि जो बेरिलियम का बैंड होगा वो फिल्ड होगा, ठीक है, कंप्लीट फिल्ड होगा, वैसे ही मैग्नीशियम का बैंड भी कंप्लीट फिल्ड होगा एट नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन जब हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने हायर एनर्जी लेवल पे जंप करेंगे, जैसे फ्रॉम 2s टू 2p, या फिर अब जैसे मैग्नीशियम का केस ले रहे हैं तो उसमें 3s से 3p में जंप करेंगे। ठीक है। तो जैसे बेरिलियम का केस है, सेम मैग्नीशियम का केस भी वैसे ही होगा। ठीक है, 2s फिल्ड 2p एम्प्टी इन केस ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम के केस में 3s फिल्ड 3p एम्प्टी इन केस ऑफ मैग्नीशियम। और ये जो दिखाया है ये इन्होंने हायर टेम्परेचर पे दिखाया है, जिसपे जो सम इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्रॉम 2s बैंड वो किस में चले गए हैं, 2p बैंड में। सो 2s will act as a valence band and 2p will act as a conduction band। और जो मैग्नीशियम होगा उसके केस में 3s वैलेंस बैंड होगा और 3p क्या होगा, कंडक्शन बैंड। Next we are going to discuss the band model of aluminium. Now the valence electronic configuration of aluminium is 3s2 3p1। तो यहाँ पे जो 3s है वो fully filled है, तो इसका जो 3s बैंड बनेगा वो भी क्या बनेगा, completely filled बनेगा। ठीक है। और जो 3p है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो जो 3p होगा इसका वो हाफ फिल्ड होगा। ठीक है। तो अभी ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया, ये हाफ फिल्ड हो गया, तो अभी भी इसमें स्पेस है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जंप कर सकते हैं। ठीक है, जंप कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर सकती है ये मेटल। नेक्स्ट इन्होंने एक नट शेल में मेटल, सेमी मेटल और नॉन मेटल के लिए बैंड मॉडल एक्सप्लेन करा है, जो इनकी कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है। देखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
क्यों? क्योंकि उसमें जो वैलेंस बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है और जो कंडक्शन बैंड है जो एम्प्टी है, उनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल ओवरलाइंग होते हैं। वो ओवरलाइंग और वेरी स्मॉल एनर्जी, या तो एक दूसरे के ओवरलाइंग होते हैं या फिर बहुत ही स्मॉल एनर्जी गैप होता है। उतना एनर्जी गैप तो उतनी एनर्जी तो रूम टेम्परेचर पे भी अवेलेबल होती है। तो उस एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं और ये मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। और सेमी मेटल के केस में या फिर सेमी कंडक्शन के केस में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है उनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो स्मॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेटल की जितनी कंडक्टिविटी तो नहीं शो करते, कंडक्शन तो नहीं शो करते, लेकिन फिर भी ये इनफ कंडक्शन शो करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी गैप नहीं है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते और कंडक्शन शो नहीं करते, क्योंकि जो वैलेंस उनमें जो वैलेंस बैंड्स और कंडक्शन बैंड्स बने होते हैं उनमें ही बहुत ही लार्ज एनर्जी गैप होता है। बहुत लार्ज एनर्जी गैप होने की वजह से जो हम इतनी एनर्जी उनको प्रोवाइड नहीं कर पाते कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करें। तो इसीलिए जो नॉन मेटल होती हैं वो क्या होती है, इंसुलेटर्स होती हैं। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स। तो इसने आगे यही एक्सप्लेन किया है कि जो मेटल होते हैं उसमें जो कंडक्शन बैंड होता है वैलेंस बैंड के बहुत ही क्लोज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन नॉन मेटल्स द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज। In case of non-metals, therefore the empty bands are not accessible for the conduction, कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स जा नहीं पाते क्योंकि एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है, and therefore electrons from valence band cannot move into the conduction band. ठीक है, और कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करती है, मींस उनके जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड होते हैं उनमें बहुत कम एनर्जी गैप भी नहीं होता और बहुत ज्यादा भी नहीं होता। ठीक है, इंटरमीडिएट एनर्जी गैप होता है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत ही कम मींस ओवरलाइंग है और यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप है, तो इन दोनों के बीच में एक स्मॉल एनर्जी गैप होता है बिटवीन सेमी मेटल्स। ऐसे सॉलिड्स भी होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सेमी मेटल्स, एंड दे हैव एनर्जी गैप इन बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एट रूम टेम्परेचर दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रूम टेम्परेचर पे वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते। However, when the temperature is increased, some of the electrons get sufficient energy to move from valence band to the conduction band, resulting in an increase in conductivity and other metallic characteristics. ठीक है, वैसे तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनको कुछ एनर्जी
मिलती है, तो जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन कंडक्टिविटी एंड अदर मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स. For example, the energy gap in silicon is 105 kilojoule per mole and it behaves as a semiconductor or semi-metal, while the energy gap in carbon, which is an insulator, is 508 kilojoule per mole. In group 4 elements, the energy gap between conduction band and valence band in different elements is given below. जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, इसका एग्जांपल इसमें दिया है. तो इसमें आप देख सकते हो कि जो कार्बन है वो उसके जो एनर्जी गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में वो लार्ज एनर्जी गैप है विच इज 508 किलो जूल पर मोल. ठीक है, और जो सिलिकॉन है उसके बीच में 105 है, फिर 58 है, फिर 8 है. ठीक है, तो टिन क्या होगा, एक अच्छी मेटल होगी. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सेमी मेटल एंड कार्बन इज एन इंसुलेटर. So this was all about your band theory. तो नेक्स्ट हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. इसके बारे में कुछ आपने 12th में पढ़ा ही हुआ है. ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स कैसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है. इनकी जो कंडक्टिविटी की रेंज है दैट इज 10⁻² to 10⁻⁻9 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, so the conductivity of semiconductor is mainly due to the presence of impurities or defects. ठीक है, और जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है वो किस वजह से होती है, हम कुछ एक्सटर्नल इम्प्योरिटी ऐड करते हैं या फिर कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होते हैं उस वजह से. Now these are very important solid materials having many technical application in electronics. तो जो सेमीकंडक्टर है ये काफी यूजफुल होती है, इनकी बहुत सारी टेक्निकल एप्लीकेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में. तो जो एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर है वो भी आपके सिलेबस में है टॉपिक, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इन जनरल द कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स. किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड. तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जितना एनर्जी गैप है किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी उस चीज पे डिपेंड करती है. The difference in energy between valence band and conduction band varies from material to material. अब जो ये valence band और conduction band के बीच में energy difference है ये material to material vary करता है. ठीक है, तो वो उस मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिफाइन करता है. ठीक है, ज्यादा एनर्जी गैप होगा तो वो मटेरियल इंसुलेटर होगा. अगर एनर्जी गैप बहुत ही कम होगा या फिर नेग्लिजिबल होगा तो फिर वो कंडक्टर होगा. अगर इंटरमीडिएट है, एनर्जी गैप ना ज्यादा है ना कम है, तो वो सेमीकंडक्टर होगा. तो अगर हम सेमीकंडक्टर की क्रिस्टल लैटिस की बात करें तो वो बोल रहा है कि अगर उनका जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट जीरो होगा यानी 0 केल्विन होगा या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा, तो जो कंडक्शन बैंड होगा वो एम्प्टी होगा, क्योंकि फिर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स का कोई मूवमेंट ही नहीं होगा कंडक्शन बैंड में जाए वो, क्योंकि उनके पास उतनी एनर्जी नहीं होगी. लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो उनको थोड़ी एनर्जी मिलेगी और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे. ठीक है, द मटेरियल वुड बी some electrons are thermally excited from the valence band to the conduction band and hence they can conduct electricity by the passage of electrons at normal temperature. तो जैसे ही हम उनका ऑर्डिनरी टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर करेंगे 0 केल्विन से इंक्रीज करेंगे तो फिर वो नॉर्मल जैसे कंडक्ट करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे. तो जो इनकी कंडक्टिविटी होती है दैट इज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, दैट इज मेटल एंड एन इंसुलेटर एंड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड. नाउ अब हमें पता है जो कार्बन फैमिली है उसमें से कौन कौन जो है हमारे सेमीकंडक्टर हैं. तो जर्मेनियम और जो सिलिकॉन है दे आर द मोस्ट इंपोर्टेंट कमर्शियल एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर्स. तो जो इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जर्मेनियम और सिलिकॉन का वो वैसा ही है जैसे डायमंड का है. जैसे डायमंड में कार्बन
4 बॉन्ड्स बनाता है और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, वैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन का जो लैटिस होता है उसमें जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है वो 4 ही बॉन्ड्स बनाता है और उनमें उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा क्योंकि कार्बन 50 में लाई करते हैं, ये भी 4 बॉन्ड बनाएंगे, 4 ही इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा पूरे स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इसीलिए जो प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन का अगर हम लैटिस की बात करें तो उनकी कंडक्टिविटीज क्या होंगी, बहुत ही कम होगी एंड दे बिहेव एज अ इंसुलेटर्स, तो वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड फॉर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर दिस एट रूम टेम्परेचर, तो वो एक सफिशिएंट एनर्जी गैप है रूम टेम्परेचर पे भी। Next, we are discussing about the types of semiconductor that is also in your syllabus. तो number 1 type of semiconductor are intrinsic semiconductor। ठीक है, तो अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें क्या होता है ना कि जो भी ये सेमीकंडक्टर है ये कंडक्टिविटी शो करता है अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी और इंटरनल लैटिस के स्ट्रक्चर की वजह से शो करता है। ठीक है, इसमें हम कोई एक्सटर्नल इम्प्योरिटी ऐड नहीं करते। ठीक है, so pure silicon and germanium are poor conductors because they have network or lattice of 4 strong covalent bonds। तो इसके स्ट्रक्चर में होता क्या है, जैसे अगर हम प्योर सिलिकॉन के लैटिस की बात करें तो वो लैटिस इस तरह से होता है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन सिलिकॉन, जैसे ही हम थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे तो ये ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, तो उनकी थर्मल वाइब्रेशन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स अपने कोवेलेंट बॉन्ड्स से मूव करेंगे। ठीक है, तो वो अपनी इंटरस्टिशियस साइड पे आएंगे। ठीक है, जैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, जैसे अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियस की साइड इंटरस्टिशियस साइड्स के थ्रू जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रोड पे मूव करेगा। ठीक है, जैसे जो नेगेटिव है वो एनोड की तरफ मूव करेगा क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, फिर ये यहाँ से मूव करके अब एनोड की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, विच इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है थ्रू इंटरस्टिशियस साइड और इंटरस्टिशियस। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज को फिल करने के लिए ये कोवेलेंट बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएगा, फिर ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, फिर इसको फिल करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, इसको फिल करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, तो ये एक साइकिल चलती रहेगी। देखो आप इसको देख पा रहे हो। ठीक है, तो पॉजिटिव होल ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो पॉजिटिव होल है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स के वन कोवेलेंट बॉन्ड टू अनदर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, राइट साइड, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव होल है और इलेक्ट्रॉन्स है इनका मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये इनकी जो है इसको बोलते हैं देयर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल एंड द सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसकी वजह से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव होल्स की वजह से ये जो पूरा सर्किट है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, और तो ये इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। So this was the network of pure silicon and this is intrinsic semiconductor in silicon। On increasing temperature होगा ये इसका scenario। नेक्स्ट आर द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम है, अगर हम उसमें कुछ
अप्रोप्रिएट इम्प्योरिटी ऐड कर दें जो उनकी करंट कैरी करने में हेल्प करें, तो वो सेमीकंडक्टर्स क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो जो इम्प्योरिटीज होती है वो दो तरह की होती है, एक तो डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स। ठीक है, दो तरह की इम्प्योरिटी होती है, नंबर 1 इज डोनर एंड नंबर 2 इज एक्सेप्टर। ठीक है, तो जो डोनर इम्प्योरिटीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती हैं। जैसे अगर हम जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल को जोन रिफाइन करके यानी उनको प्योर करके उनके क्रिस्टल में अगर हम आर्सेनिक की इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, आर्सेनिक बिलोंग्स टू नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, सो द डोपिंग कैन बी थॉट ऑफ एज रिप्लेसिंग a few atoms of original element with atoms having either more or fewer electrons। तो इस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं। जैसे हम पूरे सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल में से, मान लो जर्मेनियम का क्रिस्टल की बात कर रहे हैं हम, उसमें से हम कुछ जर्मेनियम एटम्स को आर्सेनिक से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, जिसमें उससे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जैसे जर्मेनियम में तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन आर्सेनिक में कितने होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी लैटिस में से कुछ एटम्स को हटा के दूसरे एटम से रिप्लेस कर देना जिसमें या तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या उससे कम इलेक्ट्रॉन है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डोपिंग। The doping can be thought of as replacing a few atoms, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। A minute proportion of silicon atoms are randomly replaced by arsenic atoms with 5 electrons in their outermost shell as a germanium atom is substituted by an। अब अगर हम इसका क्रिस्टल देखेंगे तो इसमें तुम देखो हमने कुछ जर्मेनियम के एटम्स को रिप्लेस किससे कर दिया, आर्सेनिक एटम से। अब जो जर्मेनियम है उसके पास तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो आर्सेनिक है उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन्स तो 4 जर्मेनियम एटम्स या 4 सराउंडिंग एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में बिजी हो जाएंगे, लेकिन एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा जो भी एक्सटर्नल आर्सेनिक एटम ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो इंटरस्टिशियल साइड से होते हुए एनोड यानी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जमा होगा। ठीक है, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज सरप्लस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम दैट इज आर्सेनिक। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने रिस्पेक्टिव एनोड के पास मूव होगा। ठीक है, इसकी ये प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, मूवमेंट शो कर रहा है, इसकी वजह से ये जो पूरा लैटिस है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब ये जो पूरा लैटिस है इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से कंडक्ट कर रहा है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये अब आर्सेनिक की डोपिंग करने के बाद ये पूरा लैटिस क्या बन गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने कोई डोपिंग नहीं की थी। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग कर रहे हैं। तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में बिकॉज ऑफ डोपिंग करने की वजह से। ठीक है, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। N means negative charge implies for the negative charge of electron। ठीक है, that is adding electrons। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। मींस जहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाले एटम की एटम को ऐड करते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के सेमीकंडक्टर को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। So this was the structure of arsenic doped germanium semiconductor। वहीं अगर हम जर्मेनियम के लैटिस में बोरोन फैमिली के किसी एलिमेंट यानी इंडियम की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो बोरोन फैमिली में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 होते हैं।
ठीक है। तो अगर हम कम इलेक्ट्रॉन वाले एटम की प्योरिटी ऐड करते हैं तो उस टाइप के सेमीकंडक्टर को बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब जो इंडियम है इसके पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा अपने सराउंडिंग जर्मेनियम एटम से? 3 ही बनाएगा। ठीक है, और एक कोवेलेंट बॉन्ड में इसकी तरफ से कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसीज क्रिएट हो जाएंगी और उसको बोलेंगे पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो नियर बाय कोवेलेंट बॉन्ड है वहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके इस पॉजिटिव होल को फिल करने के लिए अपनी जगह छोड़ के यहाँ आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और पॉजिटिव होल यहाँ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन और होल की मूवमेंट अपोजिट होती रहेगी और ये चलता रहेगा कि पॉजिटिव होल इस तरफ जाते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाता रहेगा। ठीक है, the migration of positive hole continues and current is carried throughout the crystal। तो पूरे क्रिस्टल और पूरे सर्किट में से जो है करंट फ्लो करेगा। तो इसमें पॉजिटिव होल और इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। So this is the structure of indium doped germanium semiconductor। ठीक है, and indium is a trivalent impurity atom। Now this is a positive hole। ठीक है, तो ये हमारे पास है। जब हम इसमें पॉजिटिव होल को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है जैसे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का हम अगर बैंड मॉडल से इसकी एक्सप्लेनेशन दें, तो अगर हम बैंड मॉडल के थ्रू इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, तो जैसे हम ये डायग्राम के थ्रू इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, इस डायग्राम से सारा समझ में आ जाएगा आपको। तो अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो वहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है वहां पे क्या होगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसीज और पॉजिटिव होल। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में और पी टाइप सेमीकंडक्टर दोनों में एक इम्प्योरिटी बैंड होगा। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में उस बैंड को बोलेंगे डोनर बैंड और पी टाइप सेमीकंडक्टर में उस इम्प्योरिटी बैंड को बोलेंगे एक्सेप्टर बैंड। ठीक है, डोनर बैंड में क्या होंगे? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी वजह से एक इम्प्योरिटी बैंड और डोनर बैंड बन जाता है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एक वैलेंस बैंड होगा और यहाँ पे कंडक्शन बैंड होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे डोनर बैंड से कहाँ जाएंगे? कंडक्शन बैंड में जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? डोनर बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे। इस तरह के सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ना पॉजिटिवली चार्ज होल क्रिएट हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर बैंड। और ये जो एक्सेप्टर बैंड है ये वैलेंस बैंड के पास लाई करेगा। ठीक है, और थोड़ी सी इसमें एनर्जी गैप बहुत कम है, तो रूम टेम्परेचर पे ही जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से एक्सेप्टर बैंड में मूव करेंगे और इन होल्स को फिल करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है, सो this n type and p type semiconductor or their conduction can also be explained by the band model or band theory। So band theory was overall a successful theory to explain the electrical conductivity, ठीक है, of semi। तो ये लेक्चर आप देख लेना और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो।